नमस्कार दोस्तों. Before we begin this exciting masterclass, a quick and mandatory regulatory check. We are a SEBI registered investment advisor. This presentation is for educational and informational purposes. जो सेक्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कंपनीज की बात करेंगे और स्ट्रेटेजीज पे जो चर्चा करेंगे, डू नॉट कंस्टिट्यूट डायरेक्टली बाय एंड सेल रिकमेंडेशन. प्लीज वॉच द डेटा बिफोर यू बाय और सेल एनीथिंग. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. आज का टॉपिक है दोस्तों विकसित भारत एट 2047, अ ब्लूप्रिंट फॉर अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब. दोस्तों ये ब्लूप्रिंट बनाई है नीति आयोग ने. तो प्रेजेंट दोस्तों मैं कर रहा हूं, पर रिपोर्ट है पूरी नीति आयोग की जो उन्होंने अभी पब्लिश की है. सो वेलकम एवरीवन. आज हम सिर्फ डेटा नहीं पढ़ेंगे, हम इंडिया का फ्यूचर डिकोड करेंगे. वी आर लुकिंग एट द अल्टीमेट रोड मैप टू विकसित भारत एट 2047. The stock market rewards vision, and today we are looking at the grand vision for India's global manufacturing hub, specifically zooming into two multi-bagger sectors, chemical and textile. दोस्तों हम बात पूरे मैन्युफैक्चरिंग की करेंगे, पर आज के इस वीडियो में हम केमिकल और टेक्सटाइल पे ही बात करेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट है. बाकी जो अलग अलग पार्ट है उसे हम अगली सीरीज में कवर करेंगे. सो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिकॉज दिस इज वेयर मैक्रो ट्रेंड मीट्स माइक्रो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. फ्रेंड्स ध्यान से देखिए इस पाई चार्ट को. इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट गेम, China is the undisputed heavyweight champion at 3.45 trillion. दोस्तों कॉर्नरिंग नियरली 30% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट. दोस्तों भारत की पूरी इकोनॉमी के करीबन उतना चाइना एक्सपोर्ट करता है और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ है. द यूएस एंड जर्मनी फॉलोज देम. एंड वेयर इज इंडिया? दोस्तों वी आर एट 0.48 ट्रिलियन डॉलर. मतलब हम है बिल्कुल अभी नीचे. इनफैक्ट हमारे और यूएस जर्मनी के बीच में नेदरलैंड, जापान, इवन साउथ कोरिया जैसे कंट्री है, इटली, फ्रांस है जो हमसे ज्यादा दोस्तों एक्सपोर्ट करते हैं. जी हाँ दोस्तों, 18वीं 19वीं सदी का जो किंग था एक्सपोर्ट का, उनसे हम आगे है यूनाइटेड किंगडम. पर आज यूनाइटेड किंगडम बहुत पीछे है और ये सारी कंट्रीज जो इनके अभी हम नाम देख रहे हैं, ये वो कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम यूएस जिन्होंने कभी 1960s में, कहीं ने 1970s और 80s में कुछ काम किया और आज ये दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो गए. इवन यूएस को पार किया है दोस्तों चाइना. टू अ पेसिमिस्ट दिस लुक्स लाइक अ लेग, but to an investor this looks a massive runway for growth. We have the trajectory. Now we need to capture higher value added segment, क्योंकि ऐसा ही हाल एक समय जापान का, साउथ कोरिया का था. आज वो सारी कंट्रीज देखो किधर एक्सपोर्ट करने लगी. इवन जर्मनी टूट गई थी वर्ल्ड वॉर के समय. जर्मनी, जापान, इन दोनों ने अपनी जगह वापस से बना ली. तो अगर इन सब ने जगह बनाई, ये साउथ कोरिया को तो कहीं नंबर ही नहीं था. इनफैक्ट जापान के बाद साउथ कोरिया ने जापान को इमिटेट किया और मेक इन साउथ कोरिया का भी नारा अपनाया. आज हम देख रहे हैं दोस्तों साउथ कोरिया हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है. चाइना जो कोरिया के बाद जगह, कोरिया ने 1960-70s में काम चालू किया. चाइना ने मेड इन चाइना का नारा अपनाया 1980 में, जिनकी इफेक्ट 2000 के बाद हमको देखने को मिली. हमने तो दोस्तों अभी रिसेंटली मेक इन इंडिया का नारा अपनाया. देखो आगे आगे होता है क्या. सो लेट्स टॉक अ टाइम मशीन बैक टू द ईयर 2000. अगर 2000 के साल में आ जाए, 25 साल पहले. Look at the centralization of global corporate power. दोस्तों उस समय the United States had over 160 Fortune 500 कंपनीज. 500 में से 160 कंपनी यूएस की अकेले की. दोस्तों जापान अपनी जगह बना चुका था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में टूटने के बाद उन्होंने 60s में से काम जबरदस्त चालू किया मेड इन जापान का. 2000 आते आते दोस्तों 60 कंपनीज, दुनिया की सबसे बड़ी में जापान की एंट्री. दोस्तों चाइना एंड इंडिया, they were just nascent dots on the global map. हालांकि ये दोनों कंट्री रिस्पॉन्सिबल है 35% पॉपुलेशन के लिए, पर आप देख सकते हो फॉर्च्यून 500 में ये दोनों का कहीं नामो निशान नहीं था. इनफैक्ट साउथ कोरिया जो जापान की उंगली पकड़ के आगे बढ़ना सिखा था, ये चाइना और इंडिया से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज दे रहा था. और हुंडई, सैमसंग जैसी कंपनीज दोस्तों इन्होंने दुनिया को दी. This was the era before massive globalization shifted the tectonic plates of the world economy. दोस्तों जो कोरिया ने 60-70 में काम करना शुरू किया, 2000 तक वो हमसे और चाइना से बड़ी कंपनियां देने में सक्षम हुए. चाइना भी भले 2000 में बच्चा दिख रहा है, पर 1980 से ये लोग मेड इन चाइना यानी मैन्युफैक्चरिंग के पीछे लग गए थे. दोस्तों इसका रिजल्ट आप लोग अभी के टॉप 500 कंपनीज में दोस्तों देख सकते हो क्या बदलाव आया. So fast forward to today, from the data we just saw 26 years back. Look at the shift. The US and China. दोस्तों अब ये दो कंट्री डोमिनेट करते हैं कलेक्टिवली with about 150 कंपनीज each.
दोस्तों एक टाइम था जब यूएस की अकेले की 160 कंपनीज थी और फिर जापान आता था। दोस्तों आज का ये टाइम देखो, यूएस और चाइना की कंपनियां ऑलमोस्ट एक जितनी हो गई है। फॉर्च्यून 500 में जो काम चाइना ने 1980 में किया, आज दोस्तों आप उसका रिजल्ट देख रहे हो। चाइना के पास दोस्तों पॉपुलेशन था, जब वो सही रास्ते पे निकले दोस्तों, जर्मनी जापान छोड़ो यूएस को भी पार करके आगे निकल गए। जर्मनी एंड जापान की कंपनियां श्रंक हुई दोस्तों। इंडिया हैज क्लाइम टू 25, राइट। हमारी भी 25 कंपनियां पहुंची है दोस्तों। नहीं तो 1990s में हमारी एक कंपनी फॉर्च्यून 500 में हुआ करती थी, जब कोरिया की 12 कंपनीज थी। कोई मैच ही नहीं है दोस्तों, कहा ये छोटा सा कोरिया। पर दोस्तों वो प्राइवेटाइजेशन पे तब से लगे थे, लिबरलाइजेशन। और हमने वो सब शुरू किया 1991 के बाद, यानी कोरिया से 20 साल बाद। पर यस, हम भी रास्ते पे निकल चुके हैं और भारत की आज 25 कंपनियां चलो एंट्री ले चुकी है, जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मुकाबले कई ज्यादा है। दोस्तों वो देश जो हम पे राज करता था, वो 15 पे, हम 25 पे। ग्रेट। तो पीछे वालों को देख के मजा आता है, और आगे वालों को देख के पता चलता है कि हम बहुत पीछे अभी तो। सो एज ए इन्वेस्टर यू नीड टू आस्क, वेयर आर द नेक्स्ट 25 गोइंग टू कम फ्रॉम, राइट। अगली फॉर्च्यून 500 की 25-50 कंपनियां किस देश से आने वाली है? द आंसर लाइज इन द सेक्टर्स दैट कैन स्केल ग्लोबली। यही दोस्तों हम देखेंगे। चलिए, जवाब आएगा दोस्तों एशिया से। आप देख सकते हो दोस्तों, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप शिफ्टेड डिसिसिवली टूवर्ड्स एशिया, और भारत का रंग दोस्तों निखरता जा रहा है। वो एशिया जो सबसे पीछे था, आज दोस्तों वो अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। सो दिस इज माय फेवरेट चार्ट फ्रॉम 1995 टू 2023। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप खाली चली नहीं है एशिया में, इट स्प्रिंटेड, वो दौड़ी है। चाइना जम्प्ड इट्स ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शेयर फ्रॉम 5%। दोस्तों 1995 में कितना था? 5%। काम कब से शुरू किया था? 1980 से। तो भी 1995 15 साल में किधर पहुंचे थे? खाली 5%। और 2023 आते आते दोस्तों रंग देख रहे हो आप, 5 का 32% हो गया। और कोई कह नहीं सकता था यूएस को ये पछाड़ेगा। दोस्तों आज यूएस से ज्यादा मार्केट शेयर इनका एक्सपोर्ट में हो चुका है। सिमिलरिटी दोस्तों हम इंडिया में देख रहे हैं। इंडिया ऑल्सो मूव्ड अप फ्रॉम 1.5%, बड़ा छोटा नंबर है, टू 3.2%। और हमने तो अभी शुरू किया है, अभी दशक हुआ है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करके। वी क्लाइम्ड फ्रॉम रैंक 14th टू 5। दोस्तों बहुत लोग सुबह सुबह उठ के पहला काम करते हैं इंडिया को गाली देने का। इधर देखो दोस्तों, क्या आपको इंडिया को बुरा भला बोलना चाहिए कि भाई जो ग्रोथ हमने किया है उससे कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, और 2035 की तैयारी करनी चाहिए एक हाईली कॉन्फिडेंट होके। अगर ऐसा ही होता तो चाइना भी कहीं नहीं था 1995 में। जहां चाइना था 1995 में, करीबन वहां पे अभी हमें 2023 चाइना नंबर 1। सो यूएस नंबर 1 से नंबर 2 आया, जापान दूसरे से तीसरे, जर्मनी तीसरे से चौथे, 5वें नंबर पे जो इटली था, भारत पहुंच गया 14 से 15। कोरिया का भी रैंकिंग दोस्तों इंप्रूव हुआ है 11 से 6। यूके डाउनग्रेडेड, ब्राजील डाउनग्रेडेड। कौन अपग्रेड हुआ है? इंडोनेशिया, ताइवान। तो दोस्तों डेफिनेटली एशिया का वजन बढ़ रहा है, और उस एशिया में दोस्तों यस, भारत, चाइना, इंडोनेशिया, कोरिया, ये सब अपनी पकड़ को मजबूत करते जा रहे हैं। The Asian century is not a prediction anymore. It is a current reality, friends. In the stock market, we look for inflection points. Economics have them too. दोस्तों जापान ने अपना हैवी इंडस्ट्री बूम देखा 1960s और 70s में, बाकी बिल्कुल तबाह हो गया था वर्ल्ड वॉर में। पर दोस्तों 25 सालों में जापान ने वो मैजिक बताया। चाइना हैड इट्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एसेशन बूम 2000 में। वियतनाम ने रोड की एफटीए वेव 2010 में, एंड नाउ इट्स इंडिया टर्न। दोस्तों अगला इंजन हम है भारत, पावर्ड बाय अ यंग वर्कफोर्स विद अ मीडियन एज ऑफ 28 ईयर्स। हमारा सस्टेन्ड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों इन सब कंट्रीज जो आगे निकली, उनका इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन सस्टेन हुआ है, बिल्ड हुआ है मैन्युफैक्चरिंग पे। एंड इंडिया इज नेक्स्ट इन सीक्वेंस। हम दोस्तों आ चुके हैं लाइन में। लुक एट हाउ चाइना ने अपने मसल्स को बनाया, उनका एक्सपोर्ट इंजन सर्ज हुआ फॉर 3 डिकेड्स। दोस्तों ये रातों रात नहीं हुआ है। चाइना उतना ही गरीब था जितना भारत, इनफैक्ट भारत से ज्यादा गरीब चाइना में थे। भारत की चाइना की इकोनॉमी तो एक जितनी थी। फिर ये पकड़ कैसे ली दोस्तों? देयर एक्सपोर्ट डिपेंडेंस एज अ शेयर ऑफ जीडीपी एक्चुअली पीक हुआ 2006 में। 36% दोस्तों दुनिया का एक्सपोर्ट ये लोग रूल करते थे। और उसके बाद उन्होंने बिल्ड करना शुरू किया डोमेस्टिक कंजप्शन।
दोस्तों जब कंट्रीज फोकस करती है एक्सपोर्ट पे, वो समय पे दोस्तों पहले उनकी करेंसी भी वीक रहती है। जैसे जैसे एक्सपोर्ट में स्ट्रांग होते हैं, करेंसी भी में दोस्तों स्ट्रेंथ पकड़ाती है। भारत में भी कुछ यही रुख हम देख रहे हैं। एक्सपोर्ट स्केल गेव देम द कैपिटल टू बिकम सेल्फ रिलायंट। आप देख सकते हो दोस्तों कैसे 1990 का 14% जीडीपी का एक्सपोर्ट था खाली दोस्तों। 14% से आगे बढ़ के आप आज देख सकते हो दोस्तों करीबन $4 ट्रिलियन तक ये लोग एक्सपोर्ट में पहुंच चुके हैं। जैसे कोरिया और ताइवान ने जापान से सीखा, जापान ने एक समय जर्मनी से लर्निंग ली थी दोस्तों, वियतनाम भी दोस्तों उसी प्रकार से आगे बढ़ने लगा। मैन्युफैक्चरिंग बिकम अ लार्जर पिलर ऑफ वियतनाम्स इकोनॉमी। वियतनाम ने खेली ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक गेम। सिर्फ 12 सालों में 2010 टू 2022 उनका मैन्युफैक्चरिंग शेयर जीडीपी में बढ़ा 17% से 25% तक। दोस्तों पूरे जीडीपी में जब 25% मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग हुआ है। ये 8% पॉइंट का एक बढ़िया जंप था। दे बिकेम द अल्टीमेट चाइना प्लस वन बेनिफिशियरी। तो ऐसे में दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में भारत किधर है? सो वेयर डज इंडिया स्टैंड राइट नाउ? दोस्तों अभी भारत का भी मैन्युफैक्चरिंग 17% है टोटल जीडीपी का। आप देख सकते हो सिमिलर टू वियतनाम, सिमिलर टू चाइना बिफोर दे बिकेम बिग। बट यस वी हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग मोमेंटम। एम्प्लॉय नियरली करीबन 2 करोड़ लोग ये सेक्टर एम्प्लॉय करता है। हमने अट्रैक्ट किया है मैसिव एफडीआई, हेवीली टारगेटिंग ऑटोमोबाइल एंड केमिकल्स। बट लेट्स बी ब्रूटली ऑनेस्ट, हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस स्टिल हैज अ लॉट ऑफ रूम टू इंप्रूव। हम एक समय पे दोस्तों 100वें नंबर पे थे, 41 से अभी बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा सेगमेंट है ऑटोमोबाइल, फिर आता है ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल केमिकल, ये सब उसी का दोस्तों एक पार्ट है। 75% करीब का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। 15 सेक्टर इसमें कवर करते हैं दोस्तों, जहां पे प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स दी गई है। गवर्नमेंट ने दोस्तों 2 लाख करोड़ का बजटेड इंसेंटिव दिया हुआ है इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। यह है दोस्तों रियलिटी चेक। डिस्पाइट ऑल द बस, अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में 17% के आसपास है। तो ये 17% की हमारे सर पे लिमिट बनी हुई है। हम 15 से 18 के बीच में रह रहे हैं, हमें ये 17-18% को ब्रेक करना है। अगर भारत को $30 ट्रिलियन जीडीपी पहुंचना है, अगर ये हमारा एम्बिशन है, तो 17% की इस लाइन को दोस्तों हमें ब्रेक करके आगे निकलना है। और दूसरे देश जैसे चाइना ने किया, वियतनाम ने किया और कोरिया ने एक समय भी किया था दोस्तों, हमें 25% मैन्युफैक्चरिंग के शेयर को जीडीपी में ले जाना होगा। लेकिन ब्रेकआउट यूं ही नहीं मिलते। अगर कोरिया को ब्रेकआउट मिला था, अगर जापान को ब्रेकआउट मिला था, तो दोस्तों उसके कुछ कैटालिस्ट होते हैं और गवर्नमेंट इज डेफिनेटली लेइंग द ट्रैक्स फॉर दैट ब्रेकआउट। दोस्तों मेक इन इंडिया का नारा हमने 2014 से लगाना शुरू किया। हमने जीएसटी देखा, जीएसटी नहीं होने पे बहुत बड़ी दिक्कतें थी। जीएसटी आया और पूरा इंडिया एक हो गया। दोस्तों हमने कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म देखा, जो एक बहुत बड़ा पुश था कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। द मासिव पीएलआई स्कीम्स देखी और द पीएम मित्र स्कीम फॉर टेक्सटाइल। द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवरआर्चिंग रिफॉर्म्स आर सेटिंग द स्टेज फॉर कंपनीज टू स्केल एग्रेसिवली। दोस्तों कंपनियों को बड़ा बनना है, तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दोस्तों भारत में देना होगा, जिसका बेस हमने पिछले कुछ सालों में लगता हुआ देखा है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता है हम बड़े वीक थे। आपने मोबाइल फोन्स को ऐसे भारत में बढ़ते देखा, दुनिया में बिकने वाले 4 में से 1 आईफोन भारत का होता है। हमने जीरो से एक बड़ा जंप लिया, सेमीकंडक्टर शुरू हो चुका है। और पूरी लॉजिस्टिक ईज के लिए दोस्तों सागरमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला परियोजना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जहां 100 लाख करोड़ टू बी प्रिसाइज 111 लाख करोड़ रुपया दोस्तों निवेश करके भारत को इंफ्रा स्ट्रांग बनाया जा रहा है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और पीएम गति शक्ति योजना, ये सारी चीज मिलके दोस्तों ऑलरेडी गति दे रही है। और पिछले साल का न्यू लेबर कोड ने और एक बड़ा बूस्ट दिया है दोस्तों। सो चलिए हम आगे बढ़े, उससे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम शॉर्टलिस्ट करते, कैसे देखे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। सो नाउ ए स्मार्ट इन्वेस्टर, वी कांट बाय एवरीथिंग, हर चीज मैन्युफैक्चरिंग में ले लेंगे क्या? हमें कुछ फिल्टर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने एनालाइज किया अ मैसिव यूनिवर्स आउट ऑफ एन इनिशियल 62 सेक्टर। ये जो बड़ा 62 सेक्टर का यूनिवर्स है, उसमें से गवर्नमेंट ने भी फोकस किया है। गवर्नमेंट भी देख रही है जीडीपी बढ़ाना, तो उनको भी ऐसे सेक्टर देखने होंगे जो ग्रोथ दे सके, और हमें भी एज ए इन्वेस्टर पैसा बनाना है, तो हमें भी इनमें से फिल्टर करना होगा। सो वी आर लुकिंग फॉर द एब्सोल्यूट बेस्ट इंजिन्स ऑफ ग्रोथ अमॉन्ग दिस होल लाइन। दोस्तों ये पूरी लिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स MOSPI की साइट से है।
ये पूरे 62 सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के एक बार निकाले, उसके बाद दोस्तों इनमें से निकले सनराइज सेक्टर। जैसे आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर, हेरेबल्स एंड वेरेबल्स, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, ये सब सनराइज सेक्टर है। उसके साथ वो सेक्टर जिन्हें पीएलआई से स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, ऐसे सेक्टर जैसे फूड प्रोसेसिंग, सोलर मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स वगैरह, पूरी लिस्ट दे सकते हो दोस्तों कि सनराइज और पीएलआई में कौन से सेगमेंट दोस्तों आते हैं। यस दोस्तों, जिधर गवर्नमेंट का फोकस, एक इन्वेस्टर का भी फोकस हो सकता है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए दोस्तों वी अप्लाइड अ क्लासिक रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस फ्रेमवर्क। हमने प्लॉट किया मार्केट साइज को ग्रोथ के साथ, तो हमें 4 क्वाड्रेंट्स मिले। एक क्वाड्रेंट है, वो 4 क्वाड्रेंट कौन से है दोस्तों? एक तो अनअट्रैक्टिव, जिधर ध्यान नहीं दो तो भी चलेगा। फिर आया सनराइज, देखना पड़ेगा। फिर है अट्रैक्टिव, और सबसे तगड़े द होली ग्रेल, द मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर, जिनकी मार्केट साइज भी बड़ी है और ग्रोथ भी बढ़िया है। इन्हें कैसे देखा गया है? देखो, Q1 में आता है जहां मोस्ट अट्रैक्टिव है उनकी, जिनकी मार्केट साइज बड़ी है, यानी कंपनियां एक्सपांड भी हो सके और हाई ग्रोथ मिल सके, वो है दोस्तों मोस्ट अट्रैक्टिव। Q2 है दोस्तों, ग्रोथ बढ़िया है पर मार्केट की साइज छोटी है, वो है दोस्तों सनराइज सेक्टर। Q3, वो जिधर मार्केट साइज भी छोटी है ना, ग्रोथ भी कम है, अनअट्रैक्टिव सेक्टर। Q4, अट्रैक्टिव, वो जहां मार्केट साइज बड़ी है पर ग्रोथ छोटा है। तो अपना ध्यान किधर होना चाहिए दोस्तों? पहले 2 सेक्टर अपने ध्यान में होने चाहिए, सनराइज सेक्टर एंड मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर। अट्रैक्टिव सेक्टर जो है उधर ग्रोथ कम होगा, पर मार्केट साइज बड़ी होने के कारण कंसिस्टेंट रेवेन्यू आती रहती है, बहुत ग्रोथ नहीं करते, पर वो कंपनियां मैच्योर होती है सेक्टर में दोस्तों, हमें कंसिस्टेंट डिविडेंड अर्निंग भी मिलती रहती है। तो कुछ पैसा तो उधर चाहिए, सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागेंगे तो वोलाटिलिटी बड़ी होगी। राइट फ्रेंड्स, सो दीज आर 12 हाई पोटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हाई पोटेंशियल, शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम देयर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मार्केट साइज एंड कंपेलिंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। तो जब मैं मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का पोर्टफोलियो बनाता हूं दोस्तों, इन चीजों से दोस्तों मैं बना सकता हूं। दिस वर सिलेक्टेड फ्रॉम Q1, 2 एंड 4, नॉट अट्रैक्टिव दोस्तों निकाल दिया। राइट, सो इसको ध्यान से देखो, फ्रॉम दो 62 मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट हमने शॉर्टलिस्ट किए 12 हाई पोटेंशियल सेक्टर, जो इंक्लूड करता है ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, डिफेंस और कैपिटल गुड्स को। बट टुडे, अब ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज हम इन सब में से खाली केमिकल और टेक्सटाइल को कवर करने वाले हैं। तो जरूरी सब है, सबको एक एक करके कवर करना पड़ेगा, पर आज क्या देखेंगे? केमिकल एंड टेक्सटाइल। राइट, सो वेलकम टू द गोल्डन कॉन्ट्रैक्ट। हमने आइसोलेट किया केमिकल और टेक्सटाइल। अब ऐसा नहीं है यही जरूरी है, ये 12 के 12 जरूरी है, ये पहला जरूरी है दूसरा जरूरी है, ऐसा भी नहीं है। 12 के 12 पिलर्स आपके इंपॉर्टेंट है, पर हम एक डिस्कशन में सब कवर नहीं कर सकते, इसलिए हमने सिर्फ 2 लिए। तो ये नहीं कहना आप ज्यादा पैसा इधर डालने का, बाकी का पैसा दूसरी जगह डालने का। राइट, पर हाँ चलो शुरुआत की है केमिकल और टेक्सटाइल से। क्यों? बिकॉज केमिकल्स ऑफर डीप ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन और मैसिव डोमेस्टिक डिमांड। टेक्सटाइल भी दोस्तों अपना अल्टीमेट जॉब इंजन है, क्रिटिकल फॉर एब्सॉर्बिंग अवर डेमोग्राफिक डिविडेंड। जॉब भी तो देनी पड़ेगी सबको, तो वो कौन दे पाएगा? बड़ी जॉब दोस्तों टेक्सटाइल में भी आती है। कैपिटल इंटेंसिटी मीट्स मैसिव लेबर एब्जॉर्प्शन। यस दोस्तों, ये कैपिटल इंटेंसिव सेगमेंट है, पर ये मासिव लेबर को एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो अगर मैसिव लेबर को एब्जॉर्ब कर सकते तो गवर्नमेंट का भी फोकस इधर होगा, क्योंकि वो भी चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़िया रहे। राइट, सो बिफोर वी मूव अहेड, चलो अपन देखते हैं ग्लोबल केमिकल जायंट। दुनिया की दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनी कौन सी है? BASF, डाउ, SABIS। आप उनके फाइनेंशियल्स देखो दोस्तों, उनके पास मैसिव सेल्स है, पर उनके EBITDA मार्जिन 15 से 25% के बीच में रहते हैं। स्केल और इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन, ये दो उनके सीक्रेट है इस सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी के। और ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां किधर को बिलोंग करती है? जर्मनी, US, सऊदी, चाइना, नीदरलैंड, जर्मनी। अपना तो नंबर ही नहीं है टॉप। इनमें से लॉस कौन कर रहा है? सब प्रॉफिट कर रहा है, और 15 से 25% का EBITDA, यानी बढ़िया प्रॉफिट कर रहे हैं। अब दोस्तों एक नजर दोस्तों भारत पे। सो नाउ लुक एट अवर देसी चैंपियंस। रिलायंस, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, टाटा केमिकल्स, SRF, ये सब भारत की लीड करती हुई केमिकल सेगमेंट की कंपनियां। वो कमांड करती है दोस्तों मैसिव मार्केट कैपिटलाइजेशन, और उनके EBITDA मार्जिन दोस्तों बिल्कुल एक्सीलेंट है। यस, वो ग्लोबल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को भी बीट करते हैं मार्जिन। अब देख सकते हो हम कतई वीक नहीं है। जब हमने ग्लोबल कंपनीज देखी, हमारी कंपनी भी तो मार्जिन 17 से 25% के है। सो वी आर ऑल्सो नॉट वीक।
Our companies are also making good profits. And majority of the companies, the name you are seeing, apart from some UPL type of companies, majority are strong profitable companies. ठीक वैसे मैं टेक्सटाइल पे आ जाता हूं क्योंकि हम दो सेगमेंट आज ले रहे हैं. स्विचिंग टू टेक्सटाइल्स. ग्लोबली इंडिटेक्स, जारा का नाम सुना होगा, वो दोस्तों मॉन्स्टर है, हल्क. $47 बिलियन उनका सेल्स, यानी करीबन 4.5 लाख करोड़ का टर्नओवर. दोस्तों अपनी कोई अप्रैल की कंपनी इतनी बड़ी नहीं है. और उनके EBITDA मार्जिन कैसे है दोस्तों, इंडस्ट्री क्रशिंग 28% के. नाइकी ह्यूज सेल्स स्केल, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी पीछे है. तो इससे हमको सीखना क्या है, द लेसन हियर, कंबाइनिंग मार्केट वैल्यू विथ स्ट्रॉन्ग मार्जिन, वो दोस्तों विनिंग फॉर्मूला है. कंपनियां कहां की है, तो स्पेन, जापान, यूएस, स्वीडन, कनाडा, ये सब दोस्तों लीड कर रहे हैं. तो भारत के लिए जगह बहुत बड़ी है. चलो भारत पे आ जाए. पेज इंडस्ट्री दोस्तों, जॉकी और केपीआर मिल डोमिनेट करते हैं द मार्केट वैल्यू. वर्धमान लीड्स इन प्योर सेल्स. दोस्तों पुराना ब्रांड है, बढ़िया नाम है वर्धमान टेक्सटाइल्स. बट लुक एट वेदांत फैशंस, मान्यावर, जो एक निश मार्केट में है, ट्रेडिशनल, डिलीवरिंग स्टैगरिंग 44% के EBITDA मार्जिन. निश पोजिशनिंग क्रिएट्स इमेंस प्राइसिंग पावर. तो हमारी जो कंपनियां है, 30-40 हजार करोड़ का मार्केट कैप. धंधा आप देखो दोस्तों, 5 से 10 हजार करोड़ की रेंज में ये टर्नओवर कर रहे, बहुत बड़ा नहीं है, यानी बहुत जगह है. प्रॉफिटेबिलिटी सब की अच्छी है. और सबसे तगड़े मार्जिन दोस्तों पेज और मान्यावर यानी वेदांत फैशंस के हैं, क्योंकि दोनों ही अपने अपने मार्केट में दोस्तों लीड करते हैं. पेज लीड करता है इनरवेयर में, वेदांत यानी मान्यावर लीड करता है ट्रेडिशनल वेयरिंग में. लेकिन जब मैं टेक्सटाइल को समझू तो नॉट ऑल पार्ट्स ऑफ द टेक्सटाइल चेन आर क्रिएटेड इक्वल. टेक्सटाइल की भी जो चेन है बिल्कुल अलग है. डोमेस्टिक प्रेजेंस इज, दोस्तों डोमेस्टिक प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है कॉटन स्पिनिंग और आरएमजी यानी कि रेडीमेड गारमेंट्स में, जो ऑफर करता है हेल्दी 13-14% का EBITDA मार्जिन. लेकिन मैन मेड फाइबर MFF, जहां पूरी दुनिया जा रही है, स्पिनिंग लेग्स बिहाइंड. रिमेंबर दिस, ये एक क्रुशियल थीम होने वाली है. MMF यानी मैन मेड फाइबर. ये तो दोस्तों भारत है जो कॉटन के उत्पादन में अव्वल पे है. तो हमें कॉटन मिल जाता है, तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं आई MMF की. पर दुनिया भर के दूसरे देश, उनको कॉटन इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है, वो दोस्तों लीड कर रहे हैं MMF में, और इसके साथ बिजनेस जबरदस्त कर रहे हैं. तो मैं स्पिनिंग को दो पार्ट में यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, कॉटन स्पिनिंग, MMF स्पिनिंग. कॉटन स्पिनिंग में मार्जिन तगड़े हैं, MMF में मार्जिन कम है. कॉटन स्पिनिंग की कंपनी में वर्धमान टेक्सटाइल, नितिन स्पिनर, नाहार, ना केपीआर, ये सब कंपनियां आती है. आप देख सकते हो ज्यादातर कंपनियां तो तमिलनाडु या गुजरात में है, मतलब वेस्ट में है, जहां पे कॉटन की मात्रा पुष्कल है. MFF स्पिनिंग में सेंचुरियन का, फिलाटेक्स, इंडोरामा, सिंथेसिस, RSWM, सुमित और बॉम्बे डाइन जैसी कंपनियां आती है. अब इन्हीं में से जो रेडीमेड गारमेंट बनते हैं RMG, उनके दोस्तों EBITDA स्ट्रॉन्ग है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़िया है, जैसे पेज है या आर्किटेक्ट गारमेंट है या केवल किरण है. अब यहां हमारे सामने है दोस्तों 100 बिलियन की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी टू ब्रीच द गैप टू 2030. टेक्सटाइल को हिट करना होगा $350 बिलियन का टोटल मार्केट, जिसमें से $100 बिलियन का टारगेट एक्सपोर्ट से उनको पाना होगा 2030 तक. उसी तरह केमिकल नीड टू स्केल टू अप्रोक्सीमेटली 290 to 310, मतलब करीबन $300 बिलियन का मार्केट स्केल करना होगा केमिकल को 2030 तक. दोस्तों इसके लिए चाहिए मैसिव शिफ्ट फ्रॉम जस्ट डोमेस्टिक कंजप्शन. हमें डोमेस्टिक कंजप्शन से शिफ्ट होके एग्रेसिव होना होगा एक्सपोर्ट लेड पोस्चर में. यस, 10 से 14% कगार का एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दोस्तों हमें मिल सकता है. केमिकल सेक्टर का अगर स्नैपशॉट में सबसे पहले देखो, स्विंग केमिकल्स, बेसिक केमिकल हमें वॉल्यूम देते हैं, यानी 57% जितना धंधा कौन दे रहा है, बेसिक केमिकल. पर अल्फा नहीं आता उधर. रियल अल्फा, रियल मार्जिन मिलते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स में. अपना टारगेट है टू हिट $45 बिलियन इन स्पेशलिटी केमिकल एक्सपोर्ट बाय 2030. दोस्तों इंडिया ऑलरेडी नेट एक्सपोर्टर है एग्रोकेमिकल और कलरेंट्स में, जो हमें एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी दे रहा है. राइट, एज यू कैन सी इन द पाई चार्ट, बेसिक के बाद स्पेशलिटी केमिकल का 19% शेयर है, कंज्यूमर केमिकल 13 ना, एग्रोकेमिकल 11%. हम प्रोडक्शन में रैंक करते हैं 6ठे नंबर पे ग्लोबली, पर एशिया में 4थे नंबर पे. यानी एशिया में भी कोई 3 कंट्रीज है जो अपने से ज्यादा काम कर रही है. डेफिनेटली चाइना तो है ही. स्केल में दोस्तों ये फनल एक्सप्लेन करती है द स्ट्रक्चरल फ्लो इन आवर केमिकल इंडस्ट्री. हमारे पास वर्ल्ड क्लास डाउनस्ट्रीम स्पेशलिटी प्रोड्यूसर है,
पर हमारा फीड स्टॉक यानी अपस्ट्रीम रिस्ट्रिक्टेड है। दोस्तों इंटरनेशनल प्लेयर्स एंजॉय करते हैं 19 से 21% मार्जिन बिकॉज दे आर फुल्ली इंटीग्रेटेड, जबकि इंडियन प्लेयर सफर करते हैं फीड स्टॉक इंपोर्ट कॉस्ट से। क्रूड, नेचुरल गैस आप जानते ही हो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जबकि इंटरनेशनल प्लेयर्स के पास अपस्ट्रीम एक्सेस बढ़िया है, उनके मार्जिन भी तगड़े रहते हैं। दोस्तों इस अपस्ट्रीम फीड स्टॉक से बनते हैं बेसिक केमिकल, इथिलीन, प्रोपेलिन, जिनके मार्जिन होते हैं 9 से 16% तक के, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 10-11% की कुछ खास नहीं होती है। पर जब आगे स्पेशलिटी केमिकल बनते हैं, एग्रोकेमिकल, सर्फेक्टेंट्स, दोस्तों वहां मार्जिन इंप्रूव होकर 14-17% होते हैं। तो जब मार्जिन बढ़िया होते हैं दोस्तों, कंपनियों के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी भी तगड़ी हो जाती है। तो सीधी बात है, अगर फीड स्टॉक का हमें एक्सेस बढ़िया हो जाए और ध्यान ज्यादा स्पेशलिटी केमिकल पे हो, तो रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों बढ़िया रह सकती है। सो एज ए इन्वेस्टर हमें रिस्क भी पता होना चाहिए। ये मैप बताता है हमारी जियो पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी। हम इंपोर्ट करते हैं 85 से 90% अपना मिथेनॉल और एसिटिक एसिड, मोस्टली चाइना और मिडल ईस्ट से दोस्तों ये आता है। सो वी आर इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना टू मेक स्पेशलिटी केमिकल्स टू कम्पीट अगेंस्ट चाइना। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मैं पफ बना रहा हूं, पर दूसरा जो पफ बना रहा है उसी से मैं मैदे का आटा लेता हूं, उसी से बटर लेता हूं, और उससे कंपीट करना ये तो बहुत मुश्किल है। दोस्तों ट्रू सेल्फ रिलायंस रिक्वायर्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन, राइट? एज यू कैन सी, ओमान, सऊदी अरेबिया, चाइना, मिथेनॉल 93 to 98% इंपोर्ट करना पड़ता है वहां से। एसिटिक एसिड चाइना, मलेशिया से 90% जितना, और फिनॉल 35 से 40% जितना, थाईलैंड, सऊदी अरेबिया, और फिर हम कॉम्पीट भी इन्हीं के साथ करेंगे तो मुश्किल हो जाती है। बट पर ये तो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? हाउ कैन वी फिक्स दिस? दोस्तों बाय बिल्डिंग प्लग एंड प्ले मेगा पार्क्स। ये आपके सामने है दोस्तों, जुरोंग आइलैंड इन सिंगापुर और रोटरडैम। दोस्तों उन्होंने शेयर किया इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइंस, डीप वाटर पोर्ट, शेयर्ड ईटीपीस वगैरह। तो जैसे दोस्तों आपने देखा है कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनते जा रहे, धोलेरा जैसे। पूरे भारत में कुछ इस प्रकार से अलग अलग जगह पे हो मैन्युफैक्चरिंग हब्स पे फोकस भी किया जा रहा है, साथ में पोर्ट्स इंफ्रा पे भी फोकस किया जा रहा है। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो इन सब चीजों को दोस्तों इंटीग्रेट कर सके। क्या क्या बताया? पाइपलाइंस, डीप वाटर पोर्ट्स, शेयर्ड एटीपीस। दोस्तों जुरोंग आइलैंड का जो मॉडल है ये हाईली सक्सेसफुल मॉडल है सिंगापुर का। 4 MMTPA इथिलीन क्रैकर, डीप शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइंस और यूटिलिटीज, और स्ट्रॉन्ग सिंगल विंडो गवर्नेंस। दोस्तों नेदरलैंड का भी जो पोर्ट है, अगेन सक्सेसफुल मॉडल। दहेज दोस्तों जो एक सक्सेसफुल मॉडल बना, $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, करीबन 2.5 लाख जॉब एक ऐसी जगह पे जो दोस्तों कुछ भी नहीं था कुछ साल पहले। दिस इज ड्राइवन बाय ओपेल, एंकर एंड पोर्ट इंटीग्रेशन। दोस्तों पोर्ट महत्व का रोल प्ले करते हैं। वहीं पर दोस्तों कुछ चुनौतियां भी आई विशाखापट्टनम और तमिलनाडु के इसी प्रकार की इकोसिस्टम बनाने में, लैंड एक्विजिशन इशूज की वजह से खास, पर ये भी सॉल्व होंगे आने वाले समय में। ये चीज हर जगह पे चाहिए। ठीक वैसे ही दोस्तों टेक्सटाइल का स्नैपशॉट, इट इज अवर अल्टीमेट डेमोग्राफिक स्पॉन्ज एम्प्लॉइंग ओवर 45 मिलियन पीपल। जी हाँ दोस्तों, करीबन 4.5 करोड़ लोगों को टेक्सटाइल सेक्टर एम्प्लॉय करता है। और यहां पे एक और रियलिटी है, 80% ऑफ अवर कैपेसिटी सिट्स विद इन फ्रेगमेंटेड एमएसएमईज। इसकी वजह से एक सीवियर प्रोडक्टिविटी लैग आता है। यू कैन नॉट कम्पीट ग्लोबली इफ यू स्केल विथ फ्रेगमेंटेशन। सो वॉरेन बुफे साहब कहते हैं, व्हाट इज कंफर्टेबल इज रेयरली प्रॉफिटेबल। ग्लोबल डिमांड शिफ्ट हुई है हेवीली टू मैन मेड फाइबर्स, कैप्चर कर रही है 70% ऑफ द ग्लोबल शेयर, पर हम स्टक है दोस्तों अपने कॉटन कंफर्ट जोन में, मेकिंग अप 90% प्लस ऑफ अवर रियलिटी। एज पर नीति आयोग, वी मस्ट एग्रेसिवली पाइवट टू सिंथेटिक एंड ब्लेंडेड परफॉर्मेंस फाइबर्स। कंपटीशन को देखिए जरा दोस्तों, चाइना एमएमएफ का टाइटन है, बांग्लादेश इज द कॉस्ट लीडर विद ड्यूटी फ्री यूरोपियन एक्सेस। चलो अपनी मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील यूरो की हो जाती है कंप्लीट लाइनअप, तो फायदे मिलेंगे। वियतनाम इज द ट्रेड स्ट्रेटेजिस्ट विथ मैसिव एफडीआई। भारत के पास दोस्तों कंप्लीट वैल्यू चेन है, बट वी वर लैकिंग एफटीएस, जो अब थोड़ी थोड़ी लाइनअप होती जा रही है। पिछले 6 महीने में हमने कई एफटीएस देखे, और हमारी एमएसएमई की कैपेसिटी दोस्तों हाईली फ्रेगमेंटेड है। कंपीटिंग टुडे इज अ फॉर्मूला ऑफ मार्केट एक्सेस, स्केल एंड सब्सिडाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों ये एक फेमस टैक्स ट्रैप है। कैसा? फाउंडेशनल रॉ मटेरियल जैसे पीटीए और एमईजी आर टैक्स्ड एट 18% जीएसटी, लेकिन जो डाउनस्ट्रीम आउटपुट है जैसे गारमेंट्स,
उन पे टैक्स लगाया जाता है 5%। ये इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करती है वर्किंग कैपिटल फॉर मिड साइज्ड सिंथेटिक मैन्युफैक्चरर। यू लूज कॉम्पिटिटिवनेस बिफोर द फैब्रिक इज इवन वोवन। और इसीलिए दोस्तों इस पर काम चल रहा है, क्योंकि ये 5% भी तो अभी हुआ है। तो इन सबको अगर सम करे टू सम अप द रोड ब्लॉक्स होल्डिंग अवर 30 ट्रिलियन एम्बिशन। पहला, feedstock import dependency surrenders our value pools to China. दूसरा, fragmented MSME scale cannot compete with global mega hubs. एक ही जगह पे बड़े बड़े हब्स हो जहां पे MSME और बड़ी कंपनीज उसी प्रोडक्ट पे दोस्तों काम करें। थर्ड, लॉजिस्टिक्स एंड पावर कॉस्ट मार्जिन को तोड़ देते हैं। दोस्तों ये वो देश जिनकी अभी हमने बात की, वहां पे दोस्तों इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज कम होती है। जब हम भारत पे देखते हैं तो इंडस्ट्री को तो महंगी बिजली देनी होती है और रिटेल हाउस होल्ड में सब्सिडाइज देना होता है, क्योंकि हम बिजनेसमैन को हमेशा नेगेटिव नजर से देखते हैं। अगर ये मार्जिन कमाएंगे नहीं तो दोस्तों और एम्प्लॉयमेंट आएगा नहीं। ये कुछ स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स है, नॉट जस्ट सेक्टर स्पेसिफिक वंस। तो हर प्रॉब्लम के लिए दोस्तों एक प्लेबुक होती है। 2030 की ये प्लेबुक डिमांड कर रही है 4 पिलर्स और नीति आयोग दोस्तों इसी पे काम कर रहा है। पहला उनका टारगेट क्या है? स्केल थ्रू मेगा पार्क्स। तो आप आने वाले समय पे अलग अलग क्लस्टर्स में ऐसे मेगा पार्क्स देखोगे। सेकंड, रॉ मटेरियल सिक्योरिटी लाइक कोल गैसिफिकेशन फॉर मिथेनॉल। थर्ड, टारगेटेड एफटीए मार्केट एक्सेस टू काउंटर वियतनाम एंड बांग्लादेश और अपस्किलिंग अवर वर्कफोर्स। तो अगर नीति आयोग इन 4 पिलर पे दोस्तों काम करेगी, हमें इसमें से कुछ सेक्टर मिलने चाहिए कि अगर यहाँ पे काम होगा, धंधा किसको मिलना है? दिमाग की बत्ती चलानी पड़ेगी। दोस्तों 2047 का जो पाथ है विकसित भारत का, ये डायरेक्टली रन करता है फैक्ट्री के फ्लोर से, यानी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करे बगैर कुछ भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए इंफ्रा फोकस होना ही चाहिए। जब इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होता है, सर्विस सेक्टर को तो फायदा उसका मिलता ही है। तो जब मैं इन्वेस्ट करूं, इंफ्रा हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, सब पे मेरे को ध्यान तो रखना पड़ेगा। हमें ये 3 शिफ्ट चाहिए। पहली, अ वैल्यू शिफ्ट फ्रॉम बेसिक टू हाई मार्जिन स्पेशलिटीज इन केमिकल्स, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि आज हमने केमिकल कवर किया है। ट्रेड शिफ्ट फ्रॉम इंपोर्टिंग फीड स्टॉक टू एक्सपोर्टिंग वैल्यू एडेड गुड्स। और स्केल शिफ्ट फ्रॉम फ्रेगमेंटेड एमएसएमईज टू कोस्टल मेगा हब्स। दोस्तों इंडिया सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है ग्लोबल वैल्यू चेन में, हम इस पूरी वैल्यू चेन को एंकर करने वाले हैं। दोस्तों आज हमने ये 2 सेगमेंट कवर किए हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम बाकी के सेगमेंट भी एक एक करके कवर करेंगे। पर मेक इन इंडिया को ध्यान में रख के हमने आत्मनिर्भर बास्केट ऑलरेडी बनाई हुई है। तो आत्मनिर्भर बास्केट में क्या कवर होता है? ये पूरा मेक इन इंडिया। आप देख सकते हो दोस्तों, अभी फंड लॉन्च किए, बास्केट लॉन्च किए, 218 डेज हुए। इन 218 दिनों में 14% कगार का एक ग्रोथ भी आ गया। आप देख सकते हो दोस्तों, अगर निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में निवेश किया होता, जो अगेन निफ्टी को और परफॉर्म कर रहा है, पर उससे ज्यादा पैसा भारत आत्मनिर्भर शक्ति की हमारी बास्केट में बन रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि कंपनी का सिलेक्शन और ग्रोथ सेक्टर हमने ध्यान में रखे हुए हैं। ऐसे ही दोस्तों आपको भी जब आप इन्वेस्ट करते हो, इन चीजों का दोस्तों ध्यान रखना होगा, राइट। पर अब रिटर्न यहाँ अच्छे दिख रहे हैं, मतलब मैं पूरा पैसा आत्मनिर्भर भारत में लगा, वो बराबर नहीं है। पोर्टफोलियो बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आज हमने मैन्युफैक्चरिंग की बात की है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है फाइनेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है सर्विस इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों कोई एक जगह पे बायस नहीं हो जाने का, वेल बैलेंस्ड रहे। ऑलराइट फ्रेंड्स, so thank you so much for joining. Keep compounding your knowledge and happy investing.